हेलो गाइस, आज से हम बचे हुए एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक हिंदी डब में आ चुके हैं, ये उसके आगे के एपिसोड है। तो ये पार्ट 1। अगर तुमने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं इसके आगे के एपिसोड भी लेकर आऊंगा। एपिसोड की शुरुआत में यूनो आस्था का हालचाल पूछ रहा होता है। फिर हम देखते हैं शिल्प को, जो कि हैरान हो रही होती है। यूनो किसी से भी मुस्कुराते हुए भी बात कर सकता है। वो यूनो से पूछती आखिर ये है कौन। यूनो उसे बताता है कि हम दोनों बचपन से ही साथ रहते थे। ये सब सुन के वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहां पर चार्मी आ जाती है। मैं कहती है बहुत वक्त हो गया और मेरा खाना बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वह कहती है क्या तुम अब ठीक हो। यूनो याद करता ये तो वही लड़की जिसका मैंने खाना बचाया था। फिर हम देखते हैं चार्मी यूनो को केक देती है। शिल्प कहती है आखिर ये लड़की है कौन। ये तो यूनो से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। चार्मी कहती है मेरा नाम चार्मी है, क्या मैं तुम्हें यूनो बुला सकती हूँ। यूनो कहता है हाँ, और वो केक की तारीफ भी करता है। शिल्प कहती है मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है। यूनो कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था। ये सुनकर शिल्प काफी ज्यादा शौक हो जाती है। चार्मी कहती है वो तो कुछ ऐसा था जो कि होना जरूरी था। फिर हम देखते हैं शिल्प चार्मी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। और वो कहती है जरूर तुमने मेरे यूनो के ऊपर जादू टोना किया होगा। फिर हम देखते हैं चार्मी पीछे पलट के देखती है और वो कहती है ये अजीब सी परी कौन है। चार्मी ये भी कहती है क्या यह खाने में टेस्टी है। आस्था कहता है इसे मत खाना क्योंकि ये एक स्पिरिट है। फिर हम देखते हैं शिल्प गुस्सा करने लग जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। और वह कहती है यूनो सिर्फ मेरा है, समझी। चार्मी इतरा के बोलती है मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। फिर हम देखते हैं शिल्प गुस्सा करने लग जाती है। और वह कहती है तुम बस बड़ी माथे वाली लड़की और कुछ भी नहीं। चार्मी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। फिर हम देखते हैं चार्मी स्प्रिट के ऊपर हमला कर देती है। और वह कहती है आज तो मैं तुम्हें फ्राई करके खाऊंगी। फिर हम देखते हैं आस्था के पास फिंदरा आ जाता है और वह कहता है लगता है तुम बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो। यूनो पूछता आस्था से अब ये कौन है। आस्था कहता ये मेरा सीनियर है। एकदम से आवाज आती है ये तो मेरा बड़ा भाई है। और वो कहता है बहुत वक्त हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। फिंडल कहता है लेंग्रिस। लेंग्रिस कहता है तुम हमारे परिवार के ऊपर एक काला धब्बा हो। फिर हम देखते हैं लेंग्रिस फिंडल की बेइज्जतियां करता है। आस्था पूछता है यकड़ू कौन है। फिंडल कहता है ये मेरा छोटा भाई है। और वो कहता है ये गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन है लेंग्रिस। लेंग्रिस फिर से फिंडल की बेइज्जतियां करता है। आस्था गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सके कहने की। आस्था कहता है हम फिंडल की वजह से अंडर वाटर की फाइट जीत पाए थे। लेंग्रिस कहता है इसका मतलब तुम पहली बार किसी के काम आए थे। आस्था कहता है तुम अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लेंग्रेस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की। आस्था कुछ बोलने ही वाला था लेकिन फिंडल उसे हाथ से रोक देता है। फिंडल कहता है कोई बात नहीं आस्था, वैसे भी ये सच ही तो बोल रहा है। लेंग्रेस कहता है हमने पीछे से ही बहुत सारे दुश्मनों को हरा दिया है और हमारे गोल्डन डॉन के कैप्टन ने बहुत सारे दुश्मनों को संभाल लिया है। और वह कहता है यहाँ पर अब ब्लैक बुल की किसी को जरूरत नहीं है। और वो कहता है ब्लैक बुल वाले कब से किंडरगार्टन वाले बन गए। फिर हम देखते हैं लेंग्रेस चार्मी और आस्था की बेइज्जतियां करता है। फिंडल कहता है तुझे मेरी बेइज्जती करना है कर ले लेकिन मेरे दोस्तों की बेइज्जती मत कर। अगले सीन में हम देखते हैं लेंग्रेस के ऊपर एक अटैक आ जाता है पर लेंग्रेस उसे एक हाथ से काट देता है। यागोस गुस्से में कहता है छोटे से कीड़े कहीं के। वो कहता है मैं तेरा सर अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। लेंग्रेस कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। लेंग्रेस सोचता है अगर मैंने हमला किया तो बहुत सारे लोगों को चोट पहुंच सकती है। यागोस कहता है तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे। लेंग्रेस कहता है अब सोचने का वक्त गया, तुम्हें अपने कैपिटल के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं लेंग्रेस उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। आस्था कहता है रुक जाओ, तुम हमारे लोगों को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। आस्था कहता है मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। आस्था कहता है चार्मी फिंडल और वो कहता है यूनो तुम बस देखते जाओ अब हम क्या करते हैं। यूनो कहता है ठीक है चलो देखते हैं तुम इस हालत में क्या क्या कर सकते हो। फिर हम देखते हैं आस्था पीछे की तरफ भागता है। फिर हम देखते हैं चार्मी अपने कॉटन का इस्तेमाल करती है। फिर हम देखते हैं आस्था चार्मी कॉटन का इस्तेमाल करता ताकि वो दुश्मन तक पहुंच सके। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं फिंडल अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर से निकलता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं यागोस आस्था के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फिंडल दोबारा आस्था को टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके पीछे से बाहर आ जाता है और आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। आस्था उससे बहुत जोर से मारता है और वो दीवार में घुस जाता है। आस्था नीचे गिरने वाला होता है लेकिन यूनो उससे बचा लेता है। आस्था कहता है लगता है अब मैं तुम्हें टक्कर दे सकता हूँ। यूनो हंसते हुए कहता है तुम्हारा फाइट करने का तरीका पागलों वाला है। फिर हम देखते हैं यूनो की स्पिरिट दोबारा मुंह फुला लेती है। फिंडल कहता है तुम सही हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। वो कहता है लेकिन ब्लैक बुल गोल्डन डॉन को जरूर हराएगा। फिर हम देखते हैं सीन कैप्टन यामी पे शिफ्ट होता है। कैप्टन कहते हैं यामी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। कैप्टन यामी कहते हैं मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। और वो मुद्दे की बात पर आते हैं क्या तुम मास्क उतार सकते हो। कैप्टन विलियम कहते हैं मेरा चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता। कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुम बदसूरत हो या फिर कुछ और। कैप्टन यामी कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगा नहीं।
कैप्टन विलियम कहते हैं मुझे पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर हूँ। कैप्टन यामी कहते हैं हाँ, सच कहूँ तो तुम्हारा मैजिक और उसका मैजिक दोनों अलग अलग है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। सच कहूँ तो उसकी बॉडी और उसकी आवाज और साथ ही में उसकी की। और वो कहते हैं मुझे सब कुछ सेम ही लग रहा है। कैप्टन यामी कहते हैं हम 10 साल पहले मिले थे, जंग के मैदान में हम दोनों एक ही तरफ थे ना। कैप्टन विलियम कहते हैं ऐसा नहीं था कि हम बेस्ट फ्रेंड थे। कैप्टन यामी कहते हैं अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। फिर हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मास्क उतार देते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही गहरी चोटें हैं। यामी कहते हैं क्या ये तुम्हें जंग के मैदान में मिली थी। विलियम कहते हैं नहीं, मैं पैदा ही ऐसा हुआ था। घर वाले कहते हैं ये एक शराब है और इसे जादू से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और वो कहते हैं लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा डरते भी थे। मैं 8 साल तक अकेला ही रहता था, लेकिन एक रईस इंसान की मौत होने के बाद उन्होंने मुझे अपना लिया। किस्मत से मेरा मैजिक इतना अच्छा था, लोग मेरी तारीफ करते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे चेहरे से नफरत ही करते थे। यहाँ तक कि मुझे पालने वाली माँ भी मुझसे बुरा बर्ताव करने लगी थी। यामी कहते हैं तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है। कैप्टन विलियम कहते हैं फिर एक दिन मेरी मुलाकात मास्टर जूलियस से हुई थी। उन्हें मेरे चेहरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जूलियस पूछते बच्चे ये किस तरीका का मैजिक है। फिर हम देखते हैं जूलियस उनकी तारीफें करते हैं। जूलियस कहते हैं क्या तुम मैजिक नाइट में शामिल होना चाहते हो। कैप्टन विलियम कहते हैं हाँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि मेरा चेहरा। जूलियस कहते हैं चिंता मत करो और वो उन्हें एक मास्क दे देते हैं। कैप्टन विलियम कहते हैं मैं उस दिन बहुत खुश था और मैं अपनी ग्रीमोर्ड से सिर्फ उनकी सेवा करना चाहता हूँ। कैप्टन यामी कहते हैं यह कहानी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। और वो कहते हैं मुझे उसका चेहरा बिल्कुल लीच की तरह लग रहा है। कैप्टन यामी सोचते हैं मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसकी की बता रही है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है। कैप्टन यामी कहते हैं लगता है मुझसे कोई गलती हो गई और वो उनसे माफी मांगते हैं। विलियम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखा पाया। कैप्टन विलियम के टीम मेंबर बोलते हैं कैप्टन विलियम वो भाग रहे हैं। विलियम कहते हैं उनका पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं हमें भी अब चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं फिनरल कहता है लगता है अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। और वो कहता है हमें अब वापस चलना चाहिए। चार्मी कहती है यूनो से क्या मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है। फिर हम देखते हैं शिल्प दोबारा मुंह फुला लेती है। फिर हम देखते हैं चार्मी उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगी। फिनरल चार्मी को पकड़कर पोर्टल में ले जाता है। चार्मी कहती है मुझे यूनो से और भी बातचीत करनी थी। चार्मी गुस्से में सारे केक खा जाती है। फिनरल कहता है मैंने उससे गुस्से गुस्से में चैलेंज कर तो दिया है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे पहले से स्टार माइनस में है। फिर हम देखते हैं चार्मी उसे खाने के लिए देती है। लैंग्रेज यूनो के सामने ब्लैक बुल की बेइज्जतियां करता है और वो यूनो से कहता है तुम्हें दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। यूनो कहता है नहीं, कभी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यूनो कहता है मुझे आस्था पर भरोसा है और वो मेरा राइवल है। लैंग्रेज बोलता है क्या कहा तुमने, राइवल किस चीज में। यूनो कहता है क्योंकि हम दोनों को ही विजर्ड किंग बनना है। फिर हम देखते हैं लैंग्रेज यूनो और आस्था की बेइज्जतियां करता है। लैंग्रेज कहता है वैसे भी मुझे तुम दोनों से कोई भी उम्मीदें नहीं है। शिल्प कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुझे यूनो का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। लेकिन यूनो उसे शांत होने के लिए कहता है। अगले सीन में मार्स कहता है डायमंड किंगडम के सारे लोग भाग गए हैं और वो कहता है हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ भी लिया है। जूलियस कहते हैं ये तो अच्छी बात है और सारी बिल्डिंग को वापस ठीक करवाओ। जूलियस सोचते हैं मुझे पता है डायमंड किंगडम वालों ने अपना पूरा जोर नहीं लगाया था, आखिर वो करना क्या चाहते हैं और उन्होंने कैपिटल पे हमला क्यों किया। अगले सीन में फिर हम फिगोलियन को देखते हैं जहाँ पर उसका चेकअप चल रहा होता है। अचानक उन्हें आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी कहते हैं आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और वो कहते हैं तुझे लड़ाई किए बिना चैन नहीं मिलता। आस्था कहता है मेरी बॉडी फाइट के लिए अपने आप तैयार हो जाती है। फिर कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा इलाज करने दो। आस्था पूछता है कैप्टन यामी से आखिर ये है कौन। कैप्टन यामी कहते हैं ये क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर है और वो कहते हैं एक बार इन्होंने मेरा हाथ भी ठीक किया था, तुम्हारा इलाज भी इन्हें करने दो। और वो आस्था को फेंक देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा और वो कहते हैं मैं विजर्ड किंग के अंडर ही काम करता हूँ। डॉक्टर ये भी कहते हैं मैंने यामी के मुंह से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें भी सुनी है कि तुम कोई से भी जादू को काट सकते हो। आस्था बहुत खुश हो जाता क्योंकि ये विजर्ड किंग के अंडर ही काम करते हैं और इन्होंने मेरी तारीफें भी सुनी है। आस्था सोचता ये बहुत काबिल डॉक्टर होंगे। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो जाते हुए सोचते हैं मुझे थोड़ी बुरी फीलिंग आ रही है। डॉक्टर कहते हैं यामी मुझसे छोटा है पर उसकी हिम्मत मुझसे कहीं ज्यादा है। और वो कहते हैं चलो इलाज शुरू करते हैं, वाटर रिकवरी मैजिक। फिर हम देखते हैं वो आस्था का इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आई है और वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरा जादू जख्मों को अच्छे से देखने देता है जिससे कि मैं उन्हें आराम से ठीक कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फिनरल भी इसी तरफ आ रहा था और वो कहते हैं चलो देखते हैं आखिर आस्था कर क्या रहा है।
फिर हम देखते हैं डॉक्टर अपना चश्मा उतार देते हैं और वो आस्था से कुछ बोलते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आस्था के तो होश ही उड़ जाते हैं। पीछे से फिनरल सारी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और आस्था कहता है वेट करने के लिए सॉरी। फिनरल कहता है कोई बात नहीं और कैप्टन यामी भी आते ही होंगे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं। फिनरल पूछता है इसमें क्या है। कैप्टन यामी उसे इग्नोर कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सारे ब्लैक बुल एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं बहुत ही कम वक्त पे हमने सारे स्टार इकट्ठे कर लिए हैं और वो कहते हैं ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। कैप्टन यामी कहते हैं चलो अब इसे खाओ और मजे करो। फिर हम देखते हैं उनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चार्मी बहुत सारे मीट को खाती है और वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेगमा कहता है कैप्टन यामी हमें पार्टी दे रहे हैं। गोसे कहता है मैंने सिर्फ ये 55 डिग्री सेल्सियस पर पकाया है जिससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग ना हो। मरीन कहती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं गोसे की नाक से खून निकलता है। लक कहता चलो इस मीट से एक दूसरे को मारते हैं। फिर हम देखते हैं मेगना उसे मना कर देता है। वेनेसा कहती है इससे भी अच्छी चीज़ कोई हो सकती है। फिर हम देखते हैं लक ग्रे को घूरने लगता है। फिर हम देखते हैं ग्रे शर्मा जाता है। नोएल कहती है तुम कितने लाचार हो जो कि अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते और वह कहती है लगता है अब मुझे ही तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था अपने पैरों से खाना खा रहा होता है। ये देखकर नोएल को गुस्सा आ जाता है और वो आस्था को दूर फेंक देती है। यामी कहते हैं फिनरल जरा कुछ करके दिखाओ। फिर हम देखते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कॉमेडी करता है और यामी हंसते हैं। फिर कैप्टन यामी कहते हैं चार्मी अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं चार्मी सारा मीट को गायब कर देती है लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम देखते हैं कैप्टन कहते हैं ग्रे अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं ग्रे डांस करने की कोशिश करती है और वो कहते हैं मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगले सीन में ग्रे अपने पुराने रूप में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मेगमा को गोल गोल घुमा देता है। फिर हम देखते हैं चार्मी कॉमेडी करने की कोशिश करती है। आस्था कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। नोएल कहती है मेगमा से आज आस्था कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहा है। मेगमा कहता है तुम सही कह रहे हो इससे पहले आस्था ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। नोएल सोचती है आस्था उदास लग रहा है। वेनेसा कहती है लगता है मुझे आस्था के लिए कुछ करना चाहिए। लक बोलता है क्यों ना हम आपस में फाइट करें इससे आस्था को अच्छा लगेगा। ग्रे बोलती है लगता है आस्था के साथ कुछ हुआ है। फिनरल कहता है मुझे तुम सबको कुछ बताना है। जब आस्था का इलाज हो रहा था तब मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी और वो कहता है आस्था अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं फिनरल से आखिर तुम क्या कह रहे हो। डॉक्टर आस्था से कहते हैं तुम्हारी हड्डियाँ भी टूट चुकी है और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें अपने जादू से ठीक नहीं कर सकता। कैप्टन यामी कहता है अगर एक क्लोवर किंगडम के बेस्ट डॉक्टर ने कहा फिर तो इसमें कोई शक नहीं है। फिनरल गुस्से में कहता है मुझे लगा कि मुझे एक साथी मिल गया है। मेगना कहता है आस्था के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ। वेनेसा कहती है आस्था के पास पहले से कोई भी जादू नहीं था अब तो वह तलवार भी यूज़ नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था एक पत्थर के ऊपर बैठकर चांद को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग आस्था को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था चिल्लाते हुए कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। किस्मत तुझे मुझसे पंगा लेना है लेकिन तू मुझ में और भी ज़्यादा जोश जगा रही है। और वह कहता है मैं अपने हाथ को ठीक करने का तरीका ढूंढ ही लूँगा या फिर मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिससे मैं हाथ के बिना ही फाइट कर सकूँ। फिर हम देखते हैं यह सुनकर नोएल खुश हो जाती है। अगले सीन में हम आस्था का एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक चोर जो कि यूनो की गिनिम्बोर चोरी कर रहा था वो चोर आस्था को मारते हुए कहता है जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हारे अंदर कोई भी जादू शक्ति नहीं है और वो कहता है तुम बस एक लूजर हो उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं। आस्था अपने मन में सोचता है इसका मतलब मैं कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वह कहता है लगता है अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। रेजी कहता है अब अपनी हार मान लो। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी आँख को बंद करने लग जाता है। आस्था चिल्लाते हुए कहता है वो पहली बार था जब मैंने हार मानने के बारे में सोचा था। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा। आस्था की बात सुनकर सारे ब्लैक बुल खुश हो जाते हैं। कैप्टन यामी आस्था की तारीफ करते हैं। वेनेसा सोचती है शायद मेरे देश का जादू आस्था को ठीक कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था फुल जोश में होता है। आस्था नोटिस करता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आस्था सोचता है वैसे तो इस टाइम पर चिल्लाचोट होती रहती है। आस्था पूछता है कैप्टन यामी से आखिर सब लोग कहाँ गए। कैप्टन यामी कहते हैं जैसे कि मुझे पता है। आस्था कहता है मुझे किसी की महसूस हो रही है और वो कहता है तुम मुझसे छुप नहीं सकते। अगले सीन में हम देखते हैं उसे नोएल और फिनरल दिखते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। नोएल कहती है आखिरकार हम सबको अलग अलग जगह पर भेजने पर कामयाब हो गए। फिनरल कहता है वो लोग बोल रहे थे कि मुझे कुछ काम है लेकिन मुझे पता है कि वह छुप छुप कर आस्था का इलाज ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह मिशन पर भी नहीं है।
फिनरल बताता है मेघना और लक किसी बंजर जमीन पर गए हैं। मेघना कहता है आस्था तुम बस इंतजार करो। अगले सीन में हम देखते हैं गोसे को एक बुक मिलती है। उस बुक के अंदर गोसे की छोटी बहन का दिल जीतने के लिए नुस्खे थे, लेकिन गोसे उस बुक को नहीं उठाता। वो सोचता अगर आस्था ठीक नहीं होता मरी को बहुत बुरा लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रे और चार्मी को, जो कि जंगल में थे। वो आस्था का शराब हटाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। फिर हम देखते हैं चार्मी को फल दिखते और उसका खाने का मन करता है। एकदम से उसे आस्था की याद आती है और वो उसे नहीं खाती। अगले सीन में हम देखते हैं एक मगरमच्छ उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चार्मी अपने कॉटन क्रिएशन मैजिक से उसे बांध देती है। चार्मी कहती है चलो अब चलते हैं, और वह कहती है तुम बस हमारा इंतजार करो आस्था। फिनरल कहता है किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे बेकार स्क्वाड एक नए मेंबर के लिए इतनी मेहनत करेंगे। नोएल कहती है बेवकूफ़ और लापरवाह, गंदे और बिना मैजिक वाले लड़के के लिए। कुछ लोग कहते हैं तेरे पास तो जादू ही नहीं है। नोएल कहती है उसके पास तो कोई जादू भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई में सबसे आगे रहता है। नोएल कहती है आस्था में लड़ाई करने की ताकत देता और अब हमारी बारी उसकी मदद करने की। उन दोनों की बातें सुनने के बाद आस्था को एकदम से रोना आ जाता है। आस्था कहता है मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं था और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख भी था, लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त है। फिनरल कहता है चलो अब हम भी कहीं जाकर बातें करते हैं, जैसे कि चर्च में जाकर। फिर हम देखते हैं नोएल फिनरल को एक पंच मार देती है। नोएल कहती है सॉरी पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं और जगह पर लेकर जाओ, और वो कहती है उसके बाद तुम कहीं पे भी अकेले जा सकते हो। फिनरल कहता अब ये वेनेसा कहाँ चली गई, वो सुबह से ही गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल और फिनरल किसी के घर पर आ जाते हैं। एकदम से आवाज़ आती है कि मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल दरवाज़ा खोल देती है। एक लड़का हाय कहता है और वो कहता है मैं बस अभी नहाकर ही बाहर निकला हूँ। उसे देखकर नोएल शर्मा जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें आस्था दिखाया जाता जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। और हाँ एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, ये तब का सीन है जब आस्था ब्लैक बुल का मेंबर नहीं था। आस्था ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है मुझे तो स्वॉर्ड पकड़ना भी नहीं आता, क्या मैं इस स्वॉर्ड को चला पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी भागते हुए आता है और वो कहता है बच्चे सामने से हट जाओ। आस्था कहता है मेरी तरफ मत आओ। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी कहता है तुमने उसे एक ही बार में हरा दिया। वो आदमी कहता है मैं तो बस मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन मैं गलती से जंगली सूअर के इलाके में आ गया। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। आस्था उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। वो कहता है कि मैं मछली पकड़ रहा था, साथ वहीं पर ही छूट गए। वो आस्था का जूस पीते हुए कहता है ये तो बहुत कड़वा है। आस्था कहता है इससे जादू शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे घर चलोगे। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों उससे घर आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिना परमिशन के रह रहा हूँ। आस्था कहता है जंगल में ऐसी जगह भी थी, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो कहता है मैं तो बस एक खाली घर ढूंढ रहा था। वो कहता है तुम बस एक सेकंड रुको, मैं अभी कपड़े पहन कर आता हूँ। वो कहता है एक तलवार जो कि मैजिक को काट सकती है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। आस्था कहता है मैं इसकी मदद से एग्ज़ाम को पास भी करूँगा, और इसीलिए मैं जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। आस्था उससे पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो बस 28 साल का हूँ। आस्था कहता है तुम तो मुझे बुढ़े लग रहे हो। वो कहता है इसे जाने दो, मैं तो बस किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता है तुम तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो ना। और वो कहता है तुम कुछ दिन यहाँ पर रुक सकते हो। आस्था कहता है कहीं तुम्हारी नज़र मेरे जूस पे तो नहीं है ना। वो कहता है तुम्हें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूनो कहता है तुम्हें इसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। और वो कहता है ये भरोसे के लायक नहीं है। आस्था कहता है मैं तुम्हारे ऑफ़र के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है मन में चलो देखते अब क्या होता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर आस्था कहता है लगता है इससे काम नहीं बनेगा। फेंजल कहता है क्योंकि तुम अपने घुटनों पर जोर नहीं दे रहे हो। वो कहता है पहले तुम तलवार घुमाते हो, उसके बाद तुम हमला करते हो, इससे तुम बैलेंस नहीं बना सकते। वो कहता है हमेशा याद रखना तुम्हारे घुटने तलवार की नोक के सामने होने चाहिए। आस्था प्रैक्टिस करता है और वो कर भी लेता है। आस्था कहता है तुम तो कमाल को आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। आस्था उससे पूछता है क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है। फेंजल कहता है नहीं, मगर तुम एक सेकंड रुको। वो एक लकड़ी को उठाता है और वो कहता है विंड क्रिएशन मैजिक। फिर हम देखते हैं अचानक से बहुत सारे विंड आ जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फेंजल कहता है मेरा मैजिक तलवार का शेप ले लेता है। और वो कहता है मुझे थोड़ी बहुत तलवार चलाने की जानकारी है। आस्था कहता है मुझे तलवार चलाना सिखा दो। वो कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ी सी तलवार चलाना सिखा दो। फेंजल कहता है तुमने अभी क्या बोला। आस्था कहता है बस थोड़ी सी। फिर हम देखते हैं फेंजल उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में फेंजल कहता तुम मुझसे एक वादा करो। वो आस्था से पूछता आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। आस्था कहता है सिर्फ विज़र्ड किंग बनने के लिए।
फेंजल कहता ये तो बहुत अच्छी बात है। आस्था कहता तुम हंसे क्यों नहीं। वो कहता आखिर मैं तुम पे क्यों हंसूंगा। आस्था कहता तुम्हें नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। वो कहता बिना कोशिश किए ये कभी पता नहीं चलेगा। वो कहता है मुझसे एक वादा करो, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और वो कहता है तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे। आस्था कहता तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आस्था ये भी कहता ये मेरा वादा रहा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा डिफेंस और तुम्हारा अटैक दोनों इंप्रूव हो चुके हैं। आस्था कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम अकेले उस सुअर को मार सकते थे। वो कहता है उस समय मेरी तलवार और मेरी गिनमोर मेरे साथ नहीं थी। आस्था कहता है तुम एक दिन सबसे बढ़िया टीचर बनोगे। वो कहता है मैं एक टाइम पर टीचर रह चुका हूँ। वो कहता है लगभग मैंने 100 लोगों को पढ़ाया है। वो कहता है तुम शायद टॉप 3 में हो या शायद टॉप 2 में। वो कहता है तुम मैजिक नाइट बनकर अच्छा काम करोगे। आस्था कहता है तुम सच कह रहे हो ना, तो चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की आती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। आस्था उससे पूछता आखिर ये है कौन। वो कहता है ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरी मंगेतर को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। आस्था पूछता तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। और वो कहता तुम्हें भी उसे ढूंढना चाहिए। फेंजल कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे कि मेरे ऊपर ध्यान जाएगा। आस्था कहता है मेरा नाम आस्था है और मैं इससे तलवार चलाना सीख रहा हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती पर एक बात सुनो, ये बुढ़ा है। आस्था कहता है मुझे भी पता है कि ये बुढ़ऊ है। फेंजल कहता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि डोबिना कहाँ है। वो कहती है दरअसल बात यह है कि वो गुजर गई है। फेंजल बताता मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डायमंड किंगडम की आर्मी से है। वो कहता वो हम दोनों के ऊपर जुल्म कर रहे थे इसलिए हम वहाँ से भाग गए, मगर कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया था। और वो कहता है उसके बाद हम दोनों अलग अलग हो गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं वो फेंजल को उसकी वाइफ की छड़ी देती है। वो कहती है मुझे वहाँ पर खून के निशान भी मिले थे। फेंजल कहता है क्या तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो ऊपर के कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर उसकी स्टूडेंट आ जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, तुम्हें याद है तुमने मुझे और सारे स्टूडेंट को भागने के लिए किया था। फेंजल कहता है क्या सभी लोग सही सलामत है। वो कहती है सब लोग अब मर चुके हैं। उसकी बात सुनकर फेंजल शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी स्टूडेंट उसके ऊपर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं डायमंड किंगडम के लोग अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो फेंजल को पकड़ लेते हैं। फेंजल उससे पूछता आखिर तुम हो कौन। वो कहती है मैं डायमंड किंगडम वालों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वो कहती है कि मैं रास्ते कांटों को हटाने में मदद भी करती हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे भी मार देंगे। हालांकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। और वो कहती है कि इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर हम देखते हैं अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है। अगले सीन में आस्था दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। आस्था कहता बूढ़ा तुम ठीक तो हो ना। आस्था कहता है मुझे लगा था कि तुम इस इंसान को मानती हो। वो कहती हाँ मैं इसे मानती हूँ, इनकी फाइटिंग टेक्निक से मैं अभी तक बची हुई हूँ। जब तुमने इनके बारे में बोला था तो मैंने तुम्हें टोका भी था। आस्था कहता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। वो कहती है क्या तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे, तुम इस बुढ़ऊ के लिए अपनी जान नहीं देना चाहोगे। फेंजल कहता है ये सही कह रही है और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम बस उसका अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करोगे, तुम ये अनजान बुढ़ऊ के लिए ये गलती नहीं करोगे। आस्था कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फेंजल कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं वापस छूट जाऊँगा। आस्था कहता है मगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया है। आस्था ये भी कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फेंजल कहता है मैं मरूंगा नहीं बल्कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। आस्था कहता है अगली बार मिलने के लिए तुम मरना मत। फेंजल सोचता आस्था तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। आस्था एक अटैक में सबको हरा देता है। फेंजल कहता है सब कुछ ठीक है आस्था। और वह कहता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वह कहता है मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है। वह कहता है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आस्था कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, जीने की इच्छा और ज़िंदा रहने की वजह तुम्हें यह बैठे बैठे नहीं मिल जाएगी, तुम्हें इसे ढूंढना पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो मेरा साथ दो। अचानक से डायमंड किंगडम वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था अकेले उनका मुकाबला कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल उसकी वाइफ की बॉन्ड उठाता है। फेंजल कहता है मेरे अजीब से बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए था। वो आस्था के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। आस्था कहता है मेरा ध्यान नहीं भटका था। वो कहती है उसने मेरा जादू काट दिया।
वो कहती है यहाँ से चलो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आस्था कहता है तुम पीछे क्यों हट रही हो। वो कहती है एक सरप्राइज अटैक के लिए दुश्मन से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, और अगर तुम्हारे आधे लोग मर चुके हैं तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, मतलब कि वापस पीछे हट जाना चाहिए। ये मुझे किसी भले इंसान ने सिखाया था। फेंजल कहता है तुम वापस आ जाना, वैसे भी मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। मुझे पता है कि डोमिना कहीं ना कहीं तो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। आस्था कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो। फेंजल कहता है मैं डोमिना को ढूंढ कर ही रहूँगा, मैंने जो भी गलतियाँ किया मैं उन्हें सुधारूँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसे ढूंढने में लगा दूँगा। फिर हम देखते हैं वो आस्था का शुक्रिया अदा करता है। फेंजल कहता अगर हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे तो हम एक दूसरे को अलविदा नहीं कह पाएंगे। फिर हम देखते हैं वो आस्था को गुड बाय बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके पीछे दोबारा सुअर पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं फेंजल आस्था की मदद मांगता है और आस्था कहता है तुम खुद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम नंगे कैसे हो गए। फेंजल कहता है ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।